हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। तो चलिए फटाफट कंटिन्यू करते हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए और यूपी पुलिस जो पद निकले हैं 50,000 जिनकी भर्ती होनी है कांस्टेबल और एसआई के लिए। तो उसके लिए जो स्पेशल क्रैश कोर्स चल रहा है अपना हिंदी का, ठीक है। तो ये तो अभी प्रीवियस ईयर के सेट चल रहे हैं, लगभग हम 16-17 सेट करेंगे। उसके बाद अगर डिमांड रही तो हम टॉपिक वाइज भी ज़रूर करेंगे। क्लियर? चलिए तो फटाफट देरी न करते हुए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि टाइम टाइम आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लियर दोस्तों? चलिए तो देखें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन ही हमारा कह रहा है नंबर 6 है। आपको नंबर से नहीं, लगभग आपको 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको सिर्फ टेस्ट देना है, जानना है अपने आप को कहाँ आप स्टैंड कर रहे हैं, आपने कितनी तैयारी की है। 25-30 में से देखना है आपको कितने आपके नंबर आते हैं। अगर 30 में से आपके 24-25 नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब आप अच्छी कंडीशन में हैं, बहुत ही अच्छी कंडीशन में हैं, ठीक है। आपको थोड़ी सी और डायरेक्शन और प्रैक्टिस की ज़रूरत है ताकि आप 30 में से कम नहीं तो 28 लेके आएँ। यदि किसी बच्चे के 15 से कम आते हैं तो उसको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। और यदि आप सारे टेस्ट लगा लेंगे तो लगभग आपके 25 क्वेश्चन आने हैं आपके यूपी लेखपाल में और एसआई के लिए, कांस्टेबल के लिए। तो देख लीजिए आपने अगर सारे टेस्ट लगा लिए तो 10 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही आते हैं, ठीक है। रिपीटेड, एकदम रिपीटेड, जो आपके लगभग सन 2000 से लेकर अभी 2018-20 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें जहाँ जहाँ हिंदी आई है उसमें लगभग जितनी भी हिंदी है मैं सारी की सारी आपको करा दूंगा। सिर्फ आपको चैनल के साथ बने रहना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। क्लियर? चलिए तो पढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन कह रहा है कि हम नवीन भारत के सैनिक हैं, वाक्य में विशेष्य क्या है, ठीक है। अब विशेष्य बताना। विशेषण क्या होता है? विशेषण वो होती है जिससे हम किसी के बारे में अच्छा बताते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि राम बहुत सुंदर है, तो विशेषण क्या हो गया? सुंदर हो गया। विशेष्य जिसके बारे में बताया गया, किसके बारे में बताया गया? राम के बारे में बताया गया कि राम बहुत सुंदर लड़का है, ठीक है। राम बहुत सुंदर लड़का है, इस तरह से बोला मैंने। तो इसी तरह से हम नवीन भारत में रहते हैं, तो विशेष्य क्या हो गया? अगर नवीन की बात करें, ये नवीन की बात करें तो ये विशेषण है, ठीक है, विशेषण है, ठीक है। ये भारत की जो है, भारत की क्या बता रहा है? एक विशेषता बता रहा है, ठीक है। और अगर विशेष्य की बात करें तो इसमें से विशेष्य क्या हो गया? इसमें से विशेष्य हमारा भारत। किसके बारे में बोला जा रहा है? भारत के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है भारत। क्लियर? चलिए, क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़े फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 मैं पेन ले लूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है, ठीक है। पंक्ति नीचे लिखी हुई है और अलंकार बताना है आपको कौन सा है ऑप्शन में से। तो कह रहे हैं कि पिए के निकट जाके नहीं धाम चांदनी ताही, पिए के निकट जाके नहीं धाम चांदनी ताही। तो ये जो आपके सामने पंक्ति लिखी गई है इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपको अलंकार समझ में आ रहा है कि इसमें से कौन सा अलंकार दिया गया। यदि आप अलंकार पढ़ेंगे तो ये अलंकार जो है आपके मेन अलंकार, जैसे अनुप्रास, उपमा, बहुब्रीहि, ये तो समास है, रूपक, ये जो आपके अलंकार है इनसे थोड़ा सा अलग दे रखा है, ठीक है। छेकानुप्रास है, वृत्यानुप्रास है और कौन सा दिया हुआ? लाटानुप्रास और शुत्यानुप्रास। तो ये जो है आपके ये मिलते हैं आपको मिसलेनियस के अंदर। थोड़ा सा अलंकार के अंदर एक मिसलेनियस का पार्ट है, उसमें ये अलंकार काफ़ी सारे दिए हुए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर जो है आपका 7वें का सी पड़ेगा, लटानुसार, ठीक है, लटानुप्रास। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न पंक्तियों में से कौन सा छंद है, छंद बताना आपको कौन सा है, ठीक है। बिनु संत संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, संत संगति मुद मंगल मूला, तय फल सिद्धि सब साधन फूला। जो ये पंक्ति कही गई है, जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं, इसमें कौन सा छंद है? दोहा है, सोठा है, चौपाई है या गीतिका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही है दोस्तों, चौपाई। क्या है? चौपाई है। इन पंक्तियों में क्या प्रतीत हो रहा है? इन पंक्तियों से हमें चौपाई प्रतीत हो रही है। क्लियर? चलिए आगे देखें। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कहा गया है, नीचे एक वाक्यांश कहा गया जो अपने काम की जिम्मेदारी संभाले, जो अपने काम की जिम्मेदारी संभालता है उसे हम क्या, एक सिंपल अगर वर्ड में कहना चाहें तो क्या कहेंगे? तो उसे हम उत्तराधिकारी कहेंगे, जिम्मेदारी कहेंगे, उत्तराधिकारी कहेंगे। ये यहाँ पर है उत्तराधिकारी,
और यहाँ है उत्तराधिकारी, ठीक है, यहाँ पर है उत्तरदायी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही है दोस्तों, उत्तरदायी। वो अपना उत्तरदायित्व खुद समझता है, इसलिए वो जिम्मेदारी संभालता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, 10वां देखते हैं। 10वां क्या कह रहा है, निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटना है। शुद्ध वाक्य आपको बताना है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है। गुरु जी के चरणों में उनसे सिर झुकाया, उसने सिर झुकाया, ठीक है। शुद्ध वाक्य एकदम सही बताना है आपको। उसने सिर झुकाया गुरु जी के चरणों में, सिर झुकाया उसने गुरु जी के चरणों में, उसने गुरु जी के चरणों में सिर झुकाया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उसने गुरु जी के चरणों में सिर झुकाया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि तमोगुण का संधि विच्छेद। अगर इनका संधि विच्छेद करें तो मैंने बताया था ये एक डंडा और ऊपर से ये जो मात्रा आती है ये किसके कारण आती है, ये आती है आपकी विसर्ग के कारण, ठीक है। किसके कारण आती है, विसर्ग। तो जो विसर्ग के कारण आता है तो इसके अंदर राइट आंसर ऑप्शन सी सही है दोस्तों, ठीक है। और इसके अंदर कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग। क्लियर, विसर्ग संधि। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट कह रहा है, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं। जिसका फल क्या है, कर्ता पे पड़े तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिसका कर्म पे पड़े उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है दोस्तों, अकर्मक क्रिया, ठीक है। इसका किस पे प्रभाव पड़ता है, कर्ता पे, और इसका कर्म पे। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे कह रहा है, इसमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। व्यंजन से रिलेटेड अशुद्धि बताना है आपको, व्यंजन से संबंधित अशुद्धि। वकीस है, पर्याय है, संजन है, या फिर सारांश है। तो सारांश जो लिखा हुआ है आपका एकदम सही लिखा हुआ है, सज्जन आपका सही लिखा हुआ है, पर्याय सही लिखा हुआ है। जो बकीस कुछ नहीं होता दोस्तों, वगीस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर, चलिए आगे देखें। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। नहीं पे जोर देना दोस्तों, नहीं बोला गया है, ठीक है, अंडरलाइन कर दी मैंने, नहीं है। महात्मा, काला सांप, गजानन या नीलकमल, ठीक है। तो कर्मधारय समास नहीं है वो बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, गजानन। गजानन आपका कर्मधारय समास नहीं है दोस्तों, क्योंकि गजानन को हम क्या बोलते हैं, गजानन को हम बोलते हैं दोस्तों गणपति देवा, ठीक है, गणेश जी बोलते हैं। और किसी अगर शब्द से किसी मतलब एक शब्द से अगर दूसरा वाक्य निकलता है, किसी चीज़ का दूसरा अर्थ निकलता है, तो उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं, ना कि कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि नहीं बोलना था, ये नहीं बताना था, ठीक है। तो एक कर्मधारय समास इसमें से कौन सा नहीं है, सी नहीं है। चलिए आगे देखें। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। अब विशेषण चुनना है आपको, भलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं। इसमें से आपका विशेषण क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। बाकी सब जो है आपके, देखिए जो सी लिखा हुआ थोड़ा, ये आपका क्या है, थोड़ा आपका विशेषण है, ठीक है। थोड़ा, कम, कुछ, ठीक है, आधा, पूरा, ये आपके क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। इसके साथ शब्द जैसे जुड़ा है, मुझे थोड़ा सा पानी दीजिए, मुझे कुछ सामान दीजिए। तो ये जो है आपके विशेषण है, ठीक है, कुछ विशेषण हो गया। और जो दे रखे हैं भलाई, मिठास, स्वयं, ये आपके क्या हैं दोस्तों, ये आपके भाववाचक हैं, भाववाचक, ठीक है। पेन भी नहीं चल रहा है तो क्लियर। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि किसी से कोई संबंध ना रखना। अर्थ इसका अर्थ बताना है आपको, ठीक है। किसी से कोई संबंध ना रखना। ढोल में पोल, ढाक के 3 पात, यथा राजा या तथा प्रजा, लेना एक न देना 2। तो
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 16 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी सही है दोस्तों। लेना एक न देना दो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, या लेना एक न देना दो, कोई बात इससे मेरा कुछ नहीं है, यानी कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखें। कह रहा है कि अर्ध नशीवर नामक उपन्यास के रचयिता कौन है। ठीक है, नश्वर जो हैं आपके, अर्ध नश्वर नामक उपन्यास जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई, धर्मवीर भारती के द्वारा, राही मासूम रजा के द्वारा, या फिर विष्णु प्रभाकर के द्वारा, या फिर निराला के द्वारा। तो जो 17 है आपका राइट आंसर ऑप्शन सी सही है दोस्तों, विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर द्वारा ये लिखी गई है अर्ध नरीश्वर। ठीक है, नरीश्वर, अर्ध नरीश्वर, अर्ध नरीश्वर नामक उपन्यास जो है आपकी विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी प्रोनाउंसिएशन भी ऐसे हो जाती है, मिक्स हो जाती है। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है, रचना आ गई है। ठीक है, और पेपर में 2 रचनाएं कन्फर्म है, रचनाओं से संबंधित 2 क्वेश्चन आपको मिलना है 100%। ठीक है, यदि आपकी डिमांड रही तो मैं टॉपिक ही करा दूंगा आपको रचना से संबंधित, और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, उपन्यास, कविता, छंद, पंक्ति मैं ये आपको करा ही दूंगा जो फेमस हैं, जो आती हैं। ठीक है, तो चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है, यशपाल जी की, नागार्जुन जी की, या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध की, या अमृत राय की। तो 18 जो आपका दे रखा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही है दोस्तों, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, चलिए आगे देखें। बोला गया कि धाम शब्द के सही अनेकार्थी रूप दिए गए हैं, विकल्पों से छांटिए। जो ये धाम बोला गया, ये धाम का अर्थ इनमें दिया गया है। ठीक है, धाम का क्या मतलब होता है, इनके अनेक अर्थ दे रखे हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है धाम का, पृथ्वी घर शरीर, घर शरीर देवस्थान, देवस्थान प्रभा मंदिर, या फिर घर मकान पृथ्वी। तो 19 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी सही है दोस्तों, घर शरीर और देवस्थान, उसको बोलते हैं हम धाम। घर को, शरीर को, देवस्थान को हम बोलते हैं धाम। क्लियर, ऑप्शन बी। आगे देखें, आगे कह रहा है घर में श्याम से मोटा कोई नहीं। वाक्य में, वाक्य का चयन करना, ये वाक्य किस तरह का वाक्य है। ठीक है, निषेधात्मक है, विधानात्मक है, या विधिवाचक है, या प्रश्नवाचक है। तो घर में श्याम से कोई मोटा नहीं, नहीं आ गया, आपको खुद लग रहा है कि ये क्या है, एक निषेध। नहीं क्या बताता है, निषेध को बता रहा है ना, निषेध। तो क्या हो जाएगा, ये निषेधात्मक वाक्य, ऑप्शन ए। क्लियर, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखें। अनिर्वचनीय शब्द के लिए वाक्य का चयन करना, जो ना बोला गया हो, जो वचन ना दिया हो, जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सकता हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 21 का ऑप्शन सी सही है दोस्तों, जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सकता हो उसे बोलते हैं अनिर्वचनीय। ठीक है, ऑप्शन सी। क्लियर, चलिए आगे देखें। आगे कहा गया कि लड़का प्लस में पन से बने विकल्प में से सही विकल्प चुनना है। ठीक है, जो ये आपका संधि बना हुआ लड़का प्लस में पन, इसका एक शब्द क्या बनेगा वो आपको बनाना है। लड़कापन बनेगा, लड़कपन बनेगा, लड़कपन बनेगा। दोनों ऑप्शन लगभग अच्छा अलग है। यहाँ पे लड़कपन लिखा हुआ, यहाँ लड़पन लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ लड़कपान लिखा हुआ है। तो इसमें से कौन सा बनेगा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो 22 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, लड़कपन। लड़कपन बनेगा आपका लड़का प्लस पन का ऑप्शन जो आपका बन रहा है ऑप्शन सी। चलिए आगे देखें 23। और 23 क्या कह रहा है, 23 हमारा कह रहा है कि माता पिता में समास बताना है। कल वीडियो मैंने बनाई थी और उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ये बीच में जो चिन्ह होता है इसको हम बोलते हैं संयोजन या संयोजक चिन्ह। संयोजक, ठीक है दोस्तों, संयोजन या संयोजक चिन्ह। और ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं, लगभग विलोम शब्द जहाँ दिए हों। कहाँ पर दोस्तों, विलोम शब्द। ठीक है, जैसे रात दिन, भाई बहन, माता पिता, ऊपर नीचे, इधर उधर। ठीक है, तो ये जो विलोम शब्द होते हैं वहाँ पर संयोजन चिन्ह, और इन दोनों अगर चीज़ें अगर उसके अंदर आ रही हैं तो वो हमारा द्वंद्व समास कहलाता है। ऑप्शन सी, द्वंद्व समास। क्लियर, चलिए आपको सिर्फ संयोजन चिन्ह देखना है और डायरेक्ट आपको द्वंद्व लगाना है। क्लियर। घृणा शब्द से सही अनेकार्थी रूप दिए गए हैं, विकल्पों को छांटना है। घृणा का जो है आपको बादल घिन्न ये है, इंद्र
इंद्रपुत्र या बादल ये कहलाएगा, या फिर घिन्न किरण ये कहलाएगा, या किरण बादल। तो इसमें से आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो 24 का आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है दोस्तों, बादल और घिन्न। ठीक है, ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए 25 देखें। किस समूह के सभी पर्यायवाची शब्द हैं? अब समूह दे रखे हैं ए बी सी डी, और ए बी सी डी में चार चार पाँच पाँच शब्द दे रखे हैं। वो एक ही ग्रुप को अगर शो कर रहे हैं तो इस बताना है आपको कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, तो जैसे दर्पण, आईना, कांच, मुकुर ये सही है, या इसमें से कोई एक गलत है। यदि कोई एक गलत है इसका मतलब वो ऑप्शन सही नहीं है। गात, तन, घट, घड़ा अगर ये सही है तो ये ऑप्शन बी आपको लगाना है। अनल, नयार, अनिल, समीर ये सही है तो ऑप्शन सी लगाना है। रवि, हंस, पतंग, सरोज ऑप्शन डी अगर सही है तो ऑप्शन डी लगाना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है दोस्तों, दर्पण को आईना बोलते हैं, आईना कांच होता है और कांच ही मुकुर होता है। ऑप्शन ए सही है इसका, ऑप्शन ए सही है। क्लियर। चलिए 26 देखें क्या कह रहा है कि नराधम का विलोम शब्द चुनना। नराधम का विलोम शब्द चुनना। अधम, नरपुंगव, पता नहीं क्या लिखा हुआ, नरपुंगव, निकुष्ट और अच्छा। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो आपको बताना है ऑप्शन ए बी सी डी में से इसका राइट आंसर क्या है। तो 26 का आपका बी सही है दोस्तों, नरपुंगव, ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए क्षमा करें दोस्तों, सिर्फ आपको टेस्ट लगाना है, फटाफट आप टेस्ट लगाते जाइए। मार्क्स देखना है आपको, और कमेंट में जरूर लिखें कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं 30 में से। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक जरूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चैनल का लोगो देख कर ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस नाम से 2-3 चैनल बने हुए हैं पहले से। नीचे लिखे वाक्य में से कौन सा विराम चिन्ह छूटा है? तो आपको बताना है कि विराम चिन्ह इसमें से कौन सा छूटा हुआ है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? खद्दरधारी राजनेता देश को गुलाम बनाकर छोड़ेंगे। ठीक है, तो कोष्टक चिन्ह, पूर्ण विराम, लोप विराम चिन्ह, जो ये लास्ट में दिया गया ना, ये जो दिया गया ये बताना ये कौन सा चिन्ह है। ठीक है, तो 27 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी सही है दोस्तों, अवतरण विराम चिन्ह। कौन सा है? अवतरण विराम चिन्ह। ओके। चले 28 करें। निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की है? सुमित्रा नंदन पंत की इनमें से कौन सी रचना है? प्रभात फेरी है, हुंकार है, बूढ़ा चांद है, या फिर उर्मिला है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है दोस्तों, बूढ़ा चांद। जो बूढ़ा चांद की जो आपकी कविता है या जो रचना है वो किसने की है? सुमित्रा नंदन पंत ने की है। ओके। चले 29 देखिए। 29 क्या कहा जा रहा है? 29 कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी पहचाना। इसमें से शुद्ध शब्द बताना है आपको कौन सा है। वर्णमय है, सामाजिक है, प्रादुर्भाव है, या फिर पांचवा है। तो शुद्ध बताना आपको। तो 29 का ऑप्शन सी सही है दोस्तों, प्रादुर्भाव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखें, किस विकल्प में बहुब्रीहि समास है? बहुब्रीहि समास है वो बताना है। बहुब्रीहि मैंने बताया था ऐसा शब्द जिसका अर्थ कोई दूसरा अर्थ बन रहा हो उसका। ठीक है, जैसे पंचपात, चतुरानन, त्रिभुवन, या फिर चतुर्युग। ठीक है, तो जो ऑप्शन बी सही है आपका दोस्तों, चतुरानन। तो जिसके 4 सर होते हैं उसका शब्द एक अर्थ अलग से बनता है, जैसे ब्रह्मा जी। ठीक है, उनके 4 सर होते हैं तो उनको बोलते हैं चतुरानन। तो ये आपका बहुब्रीहि समास है। ओके, आपका राइट आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं, और आगे 31 शायद लास्ट है इस वीडियो का। ठीक है, नहीं अभी तो और है। जिस क्रिया के 2 कर्म हो वह कहलाती है। जिसके 2 कर्म हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है? संयुक्त क्रिया कहलाता है, नाम बोधक कहलाता है, द्वयकर्मक कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 31 का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? सी इसका सही है, द्वयकर्मक। जिसमें 2 कर्म तो द्वयकर्मक। 32 कह रहा है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? नहीं बताना है आपको। चढ़ाई, कढ़ाई, लड़ाई, जमाई। तो इनमें से आपका कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है? तो 32 का डी सही है दोस्तों, जमाई। जमाई जो है आपका क्या है? भाववाचक नहीं है। ठीक है, ओके, जमाई राजा है। ठन ठन गोपाल, ठन ठन गोपाल मुहावरे का सही अर्थ बताना है। बेकार होता है, समय आने पर मुकर जाना होता है, धनवान होता है, या फिर कंगाल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही है दोस्तों, कंगाल।
बोलते ना कि वो तो ठन ठन गोपाल हो चुका है, ठीक है, यानी कि वो कंगाल हो चुका है। ऑप्शन डी। जैसे मैंने ये ज़्यादातर वाक्य सुना हुआ है, जब लोग जुआ खेलते हैं, ठीक है, जुआ खेलते हैं तो अगर एक एक लड़का खेल चुका हो जुआ और हार गया हो और दूसरा खेलने बैठा हो, तो वो कहता है कि यार मुझे थोड़े से पैसे दे दे, मैं खेलना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि मैं पहले से ठन ठन गोपाल हो गया भाई, ठीक है, तो मैं पहले से ही कंगाल हो चुका हूँ। तो ये शब्द निकलता है। निम्न में से तत्सम चुनिए। तत्सम आपको बताना है गाजर, गेहूँ, गर्द, इसमें से तत्सम आपका क्या है? तो 34 का ऑप्शन डी सही है दोस्तों, गर्द। ऑप्शन डी आपका गर्द। क्लियर? चलिए 35 क्या कह रहा है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है, नहीं पे ध्यान देना। गोमें, घोड़ा, चोंच और ऊँट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही है दोस्तों, चोंच। चोंच आपका तद्भव नहीं है। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। 6 से शुरू किया था हमने और 36, यानी कि 30 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, ठीक है। और आपको बताना है इसमें से निम्न में से शब्द युग में विकल्पों में से सही अर्थभेद का चयन करना है, अर्थ का और भेद का, ठीक है। यहाँ पर दिया गया अर्थ, यहाँ दिया, जैसे ये दिया गया है, इसका अर्थ दिया होगा और इसका भी अर्थ दिया होगा। तो आसन का और आसन्न का अर्थ आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 36 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी सही है दोस्तों, भोजन और निकट। भोजन और निकट, आसन का होता है भोजन और आसन्न का होता है निकट, ठीक है। आसन्न का होता है आपका निकट और आसन का होता है आपका भोजन। क्लियर? यहाँ होते हैं कंप्लीट आपके 30 क्वेश्चन। वीडियो में ज़रूर लिखेंगे कितने मार्क्स आए हैं आपके, और चैनल को लाइक ज़रूर करें, लोगो देखें चैनल का, तब सब्सक्राइब करें। क्लियर? चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।